दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने पूछा था कि हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुरेश पवार, कीर्ति सिंह गंगवार, राजीव कौशिक या फिर संजय अग्रवाल। आप में से कई सारे व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसके लिए आप सभी को बधाई। चलिए अब इस प्रश्न के विश्लेषण की बात कर लेते हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर समिति की पहली बैठक आयोजित की गई, इसलिए विकल्प डी सही है। इसमें प्राकृतिक खेती, देश में बदलते फसल पैटर्न और सिस्टम को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाकर किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। पैनल ने कृषि विज्ञान केंद्र एवं अनुसंधान और विकास संस्थानों को ज्ञान केंद्र बनाने पर भी विचार विमर्श किया। इसमें विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में प्राकृतिक कृषि प्रणाली पाठ्यक्रम और कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी चर्चा हुई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संजय अग्रवाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की। प्रश्न है VI-1280 स्कॉर्पी क्या है? नोवा, पनडुब्बी, क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉयड या फिर ट्रोजन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोवा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस यानी SNBCBS के एक वैज्ञानिक और उनकी टीम ने VI-1280 स्कॉर्पी नामक विस्फोटित नोवा को देखा, इसलिए विकल्प ए सही है। इस घटना के 1 महीने बाद इस नोवा के चारों ओर धूल की मोटी परत बन गई थी। उन्हें पहली बार किसी नए तारे यानी नोवा के चारों ओर धूल के आवरण के विस्तार की दर का सटीक माप लेने में मदद मिली। आपको बता दें कि SNBCBS विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोवा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी काऊ डंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर राजस्थान? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL ने राजस्थान के सांचौर में अपनी काऊ डंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना शुरू की, इसलिए विकल्प डी सही है। यह अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत HPCL की पहली परियोजना होगी। बायोगैस के उत्पादन के लिए संयंत्र में प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू की गई गोवर्धन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी VLSR-SAM किसके द्वारा विकसित की गई है? भारतीय नौसेना, इसरो, CSIR या फिर DRDO? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, DRDO। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी VLSR-SAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण क्षमता के प्रदर्शन के लिए एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के खिलाफ किया गया था। स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस मिसाइल ने उच्च सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। VLSR-SAM प्रणाली को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, DRDO। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित अम्लथिया और एडोस्ट्रिया किस ग्रह के चंद्रमा हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर प्लूटो? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बृहस्पति। हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की नई छवियों को कैप्चर किया है। इन तस्वीरों ने इनके नए दृश्यों को उजागर किया है। इसके विशाल तूफानों, रंगीन अरोराओं, छल्ले और 2 छोटे चंद्रमाओं अम्लथिया एवं एडोस्ट्रिया को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से विकसित किया गया था। इसे 25 दिसंबर 2021 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन ए बृहस्पति। अगला प्रश्न है, बारबेल रणनीति किससे संबंधित है? निवेश, पर्यावरण, समुद्री जीवन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए निवेश। बारबेल रणनीति निवेश की एक अवधारणा है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसके मुताबिक रिवॉर्ड और रिस्क के बीच संतुलन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उच्च जोखिम और बिना जोखिम वाली संपत्ति की दो चरम सीमाओं से बचते हुए मध्यम जोखिम वाली संपत्ति में निवेश किया जाए। इस रणनीति का उल्लेख भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण में भी किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए निवेश। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट रेजिलिएशन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग यानी क्रिस्प-एम टूल भारत सरकार की किस योजना से संबंधित है? मनरेगा, प्रगति, निष्ठा या फिर ग्रीन इंडिया मिशन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मनरेगा। क्लाइमेट रेजिलिएशन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग यानी क्रिस्प-एम टूल महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित वाटरशेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए बनाया गया है। क्रिस्प-एम एक वेब और मोबाइल फोन आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली सहायता प्राप्त उपकरण है, जिससे समुदायों को जलवायु स्मार्ट निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन्हें जलवायु जोखिमों के प्रभाव को समझने, जलवायु प्रभावों के अनुकूल बनाने और बढ़ते जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए उनकी क्षमताओं को बदलने में सक्षम बनाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए MG नरेगा। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण शब्द किस विषय से संबंधित है? भूगोल, पर्यावरण, दर्शन या फिर समाजशास्त्र? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी समाजशास्त्र। संस्कृतिकरण एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह अवधारणा दो या दो से अधिक समूहों के एक दूसरे के संपर्क में आने और अपनी संस्कृतियों के पहलुओं का आदान प्रदान करने पर होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करती है। यह अवधारणा 1880 में अमेरिकी भूविज्ञानिक जॉन वेस्ले पॉवेल द्वारा US ब्यूरो ऑफ एथनोलॉजी की एक रिपोर्ट में गढ़ी गई थी। समाजशास्त्री संस्कृति को दो तरफा प्रक्रिया के रूप में समझते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक संस्कृति बहुमत के पहलुओं को अपनाती है, साथ ही बहुसंख्यकों की संस्कृति भी अल्पसंख्यकों की संस्कृति से प्रभावित होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी समाजशास्त्र। अगला प्रश्न है, SING प्रोजेक्ट भारत और किस देश के बीच पहला अंतरिक्ष सहयोग होगा? तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना और चीन? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चीन। भारत और चीन के बीच चल रहा तनाव चीनी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग पर भारत निर्मित स्पेक्ट्रोस्कोप स्थापित करने की परियोजना में शामिल भारतीय खगोल भौतिकविदों को चिंतित कर रहा है। नेबुलर गैस की स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच यानी SING प्रोजेक्ट भारत और चीन को शामिल करने वाला पहला अंतरिक्ष सहयोग होगा, इसलिए विकल्प डी सही है। इस प्रोजेक्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के साथ सहयोग भी शामिल है। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक विकासशील चीनी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली इस पहल का हिस्सा हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चीन। अगला प्रश्न है, डोलू कुनीथा क्या है? नृत्य रूप, लोकगीत, लोक कला या फिर मार्शल आर्ट? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नृत्य रूप। डोलू कुनीथा एक पारंपरिक नृत्य है जिसका संबंध कर्नाटक राज्य से है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह नृत्य ऊर्जा से भरपूर होता है जिसे राज्य में प्रमुख त्योहारों और समारोहों के दौरान किया जाता है। यह श्री बीरा लिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जिसे भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी कर्नाटक के कुरुबा गौड़ा समुदाय के अनुष्ठानों में हुई थी। यह 10 से 12 ड्रमर के समूह में किया जाता है। पुरुष और महिला दोनों डोलू कुनीथा टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नृत्य रूप। अब इस एपिसोड का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 26 अगस्त? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 23 अगस्त।
दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह दिन दास व्यापार के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को अंकित करना है। यह दास व्यापार की भयावह प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाकर लोगों को ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार और इसके निहितार्थों के बारे में याद दिलाता है। आपको बता दें, ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार ने 400 से अधिक वर्षों तक बच्चों सहित 15 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 23 अगस्त। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लगातार कार्बनिक प्रदूषकों यानी पॉप्स के प्रभाव से बचाना है? बेसल कन्वेंशन, मिनीमाता कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन या फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन? तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।